अब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तमाम हदों को पार कर दिया है दोस्तों। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार भारत को एक पुलिस स्टेट में बदल देना चाहती है। ओवैसी तो याद दिला रहे हैं हिटलर वाले जर्मनी की, कि उस वक्त एक पुलिस हुआ करती थी जिसका नाम था जेस्टापो। वो जेस्टापो जो किसी को भी हिरासत में ले सकती थी। यह मत भूलिए दोस्तों, पहले ही बीएनएस को लेकर यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की जा रही है, और अब आज अमित शाह ने वो बिल पेश किया जिससे जबरदस्त खलबली मच गई है। सरल शब्दों में कहा जाए, यह वो बिल है कि आप किसी भी मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में रहा तो गवर्नर उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। और यही हाल प्रधानमंत्री का भी होगा, किसी मंत्री का भी होगा। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, कोई भी जांच एजेंसी किसी प्रधानमंत्री को जेल नहीं भेजने वाली है, क्योंकि वो जांच एजेंसी उसी प्रधानमंत्री के तहत काम करते हैं। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा हमलावर हैं और सीधा हमला बोल रही हैं अमित शाह पर कि आप करना क्या चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द में आपके स्क्रीन में, कल को आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला लगा सकते हैं, उसे बिना दोष सिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यह पूरी तरह से संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए अंग्रेजी में क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको दिखाता चलूंगा। Completely draconian thing. It goes against everything. And to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, my point. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. और दोस्तों, ये वो लम्हा था जब अमित शाह ने ये बिल संसद में पेश किया। सरकारी चाटुकार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि सबसे ज्यादा चिंता विपक्ष को हो रही है, क्योंकि उनकी राजनीति केसों पर टिकी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी को जेल इसलिए भेज देना चाहिए क्योंकि उस पर आरोप है, और उससे भी बड़ी बात, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए उन्हीं आरोपों पर? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि जेल भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, अनिल देशमुख पर, तमाम लोगों को जेल भेजा गया था, मगर सब रिहा हो गए। मकसद था दबाव बनाना। वो वैसे कह रहे हैं कि जो सरकार करना चाह रही है यह हमें याद दिला रही है हिटलर के जमाने की। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ओवैसी ने क्या कहा, यह वो लम्हा था जब वो उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, और उनकी इस बात को अमित शाह देख रहे थे। देखिए उस लम्हे को। From the Honorable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was formed in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills.
This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152, 152 has been used against a senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of 3 bills, sir. Thank you. और फिर बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं हिटलर का जमाना दोबारा लौट आया है। सुना जाए। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीजें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इसी तरह से डराकर, धमकाकर या झूठ बोलकर चलेगी? मैं झूठ शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, ये कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर विपक्ष हमलावर है। आपकी स्क्रीन पर चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा है कि सरकार के पुराने बिलों में जनता का हित कम और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज्यादा दिखाई देती है। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर, आइए सुनते हैं। देखिए, सरकार के जो पुराने बिल हैं और उन सब चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं उनके बिलों में जनता का हित कम और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज़्यादा दिखाई देती है। उसमें मुझे ये भी पता लगा है, मैंने स्टडी किया है कि JPC के जरिए जो इस पर चर्चा होगी, मैं तो स्पीकर साहब से मांग करूंगा उस JPC का हिस्सा में बनाया जाए, क्योंकि पिछली 2 JPC जिन चीज़ों पे बनी है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन पे बनी हो, चाहे वक्त पे बनी हो, उसका हिस्सा अपनी बात रखने का मौका हम लोग को नहीं मिला है। तो जब उस पर चर्चा होगी, उस पर अपनी बात रखेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आरोप में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये सत्य की बात है। सत्य की जांच होनी चाहिए और वो तभी होगा जब जो है इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी और जांचकर्ता पे किस तरह का दबाव नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह दोस्तों कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर इसका साथ दे रहे हैं। सही सुना आपने,
क्योंकि पिछले काफी अरसे से शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के करीब होते जा रहे हैं और अब शशि थरूर इस बिल को लेकर इस सरकार से हां में हां मिला रहे हैं। और आप सब जानते हैं बिल कितना खतरनाक है। जैसे मैंने बताया, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन आपको याद है, उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा गया और फिर हाल ही में जांच एजेंसी की रिपोर्ट आई कि उनका कोई दोष नहीं था। ऐसे में शशि थरूर इस बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सुनिए थरूर क्या कह रहे हैं। No, as far as I'm concerned, I don't know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. वो कहावत है ना दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए। थरूर पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही घर का भेदी बने हुए हैं। आरजेडी हमलावर है क्योंकि आरजेडी जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें अलग अलग केसेस में फंसा रही है। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, वो इस बात को समझते हैं और वो कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ ये नहीं है कि विपक्ष पर निशाना साधना है, कहीं ना कहीं अमित शाह इसके जरिए अपने पार्टी के कुछ मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधना चाहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज झा। साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद, तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना है। सबसे बड़ी बात, विपक्ष इस बिल को लेकर इतना नाराज है, आपके पूरे स्क्रीन पर देखिए। जब अमित शाह ये बिल पेश कर रहे थे तब विपक्ष ने उस बिल को फाड़कर उनके चेहरे पर फेंका। आइए देखते हैं उस लम्हे को जब विपक्ष ने इस बिल को फाड़कर सीधे गृह मंत्री के चेहरे पर फेंका। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इसी तरह से या तो झूठ पर या डराकर या बरगलाकर चलेगी? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने अपने एक ट्वीट के लिए माफी मांगी और वो ट्वीट क्या है आपके स्क्रीन पर। I sincerely apologize for tweets posted regarding Maharashtra elections. Error occurred while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly elections. The data in row was misread by our data team. The tweet has been removed. ये वो ट्वीट है जो हटाया था संजय कुमार ने। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने एक दुष्प्रचार चला दिया है कि राहुल गांधी ने जो बैंगलोर सेंट्रल सीट के बारे में लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब वो झूठी साबित हो गई है। जबकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अब तक जितनी भी जानकारियां पेश की वो आधारित थी उनकी अपनी टीम की पड़ताल के आधार पर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झूठ क्यों कह रही है? सुनिए क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। बीजेपी के नेता, उनके चरण चुंबक और बीजेपी के जो भक्तगण हैं वो असल में महामूर्ख नहीं, खालिस विशुद्ध गिद्ध हैं, लीचड़ हैं। सुनिए क्यों। CSDS नाम की एक संस्था है, चुनावी आंकड़ों पर काम करती है, उसके प्रमुख हैं संजय कुमार। उन्होंने 17 अगस्त को महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोई एक ट्वीट किया था जिसको उन्होंने 19 अगस्त को डिलीट किया और कहा कि वो ट्वीट असल में गलत आंकड़ों पर हो गया था। अब इसके आधार पर बीजेपी के ये जो गिद्ध हैं ये राहुल गांधी के सबूतों को झुठलाने पर आमादा हैं और इसलिए जरूरी है कि कुछ बातें आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई थी। संजय कुमार की ट्वीट 17 अगस्त की है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आधार CSDS का डेटा नहीं था। हमने महादेवपुरा की, कर्नाटका में जो महादेवपुरा की असेंबली है उस पर चर्चा करी थी, उसके सबूत दिए थे और सबूत दिखाकर कहा था कि कैसे 5 तरह से वोट चोरी हो रही है, लोगों के फर्जी नाम बनाकर, एक ही पते पर काफी सारे लोगों को लगाकर, फोटो के आधार पे, फॉर्म सोर्स के दुरुपयोग पे और फेक पतों के द्वारा। यह बात कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली की थी। इसका महाराष्ट्र की
वोट से कोई लेना देना नहीं था और ना सीएसडीएस से इसका कोई लेना देना था। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग का खुद का आंकड़ा कहता है कि 2004, 2009, 2014, 2019 के चारों चुनावों में जो 5 महीने का गैप होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, उस गैप के दौरान महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से कम वोट ऐड हुए थे। वाजिब भी है, 5 साल से ज्यादा वोट कैसे ऐड हो सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में ना सिर्फ 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोट ऐड हुए, बनिस्बत यहां पर टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसको लेकर बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से भी बात की थी, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस जो डेटा पेश कर रही है वो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर आधारित है। उसका संजय कुमार ने जो भी कहा उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरा गोदी मीडिया संजय कुमार के उस ट्वीट को लेकर बवाल कर रहा है कि राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया। सवाल यह कि भ्रमित क्यों कर रही है बीजेपी और उसका पालतू मीडिया। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। एक खरी गोष्ट आहे की सीएसडीएसनी जो डेटा दिला होता आणि ज्या डेटावर आधारित इलेक्शन कमिशनवर राहुल गांधींनी आरोप केले होते आणि आमच्याही लेजिटिमेटली निवडून आलेल्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं। आज सीएसडीएसनी त्या संदर्भात ट्वीट करून आमचे आकडे चुकीचे होते याबद्दल माफी मागितलेली आहे आणि ते सगळे आकडे परत घेतलेले आहेत। आता प्रश्न एवढाच आहे की त्याच्यावर आकांड तांडव करणारे राहुल गांधी माफी मागतील का? मला बिलकुल अपेक्षा नाही, कारण राहुल गांधी हे एक प्रकारे जसं सिरियल किलर असतात तसे ते सिरियल लायर आहेत। त्याच्यामुळे ते रोज खोटं बोलतील, याच्यानंतर हेच आकडे ते मारतील, ज्याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही। पण जनतेच्या समोर मात्र आज या ठिकाणी हे स्पष्ट झालेलं आहे। और देवेंद्र फडणवीस के इसी बयान के जवाब में पवन खेरा ने बयान दिया था कि एब्सोल्यूट लाई यानी सरासर झूठ। यू आर एडवाइज टू वॉच द इंडिया अलायंस प्रेस कॉन्फ्रेंस डन इन जनवरी 2025 एट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। ऑल द डेटा रेफर टू इन दैट पीसी वॉज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा कि हमारा जो सारा आंकड़ा था, सारे आंकड़े थे, वो चुनाव आयोग के आंकड़ों पर आधारित थे। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ क्यों बोल रही है। तो देखा दोस्तों, या तो डर के सहारे राजनीति करो और उसी के अंतर्गत यह नया बिल संसद में पेश किया गया है जिसके जरिए किसी भी मुख्यमंत्री को राज्यपाल 30 दिनों के अंदर बर्खास्त कर सकता है अगर वो 30 दिनों तक जेल में रहा। और आप जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों, हेमंत सोरेन रहे हों, इन्हें जेल भेज दिया गया, बाद में ये लोग रिहा भी हो गए। तो जो हो रहा है वो लोकतंत्र की निगाह से, राजनीति की निगाह से अच्छा नहीं हो रहा है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।